हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप रडार। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की विस्तास बुक के सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन करेंगे, जो आपके बोर्ड्स के लिए एक मस्ट वॉच है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। इस स्टोरी में बेसिकली ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके दो लेवल्स है, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो पहुंच जाता है लेवल 3 में, और उस लेवल 3 से हो जाता है टाइम ट्रेवल। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, जो एक 31 ईयर ओल्ड ऑर्डिनरी मैन है, न्यूयॉर्क में रहने वाला। अब न्यूयॉर्क जैसी सिटी में जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भरी हुई हैं, एक फास्ट पेस ज़िंदगी चल रही है, फियर है, वॉर्स हो चुकी हैं, वरीज है, चार्ली जो है बहुत सारे लोगों की तरह वहाँ से एस्केप करना चाहता है। वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में जाना चाहता है। इवन जो प्रेसिडेंट्स हैं रेल रोड्स के, वो भी स्वेयर करते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें सिर्फ दो ही लेवल्स है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 से थोड़ी मॉडर्न ट्रेन्स चलती हैं, और जो लेवल 2 है उससे कुछ सब अर्बन ट्रेन्स चलती है। लेकिन यहाँ पे चार्ली क्लेम करता है कि वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है जिससे टाइम ट्रेवल हो रहा है। चार्ली डिस्कवर कैसे करता है थर्ड लेवल को, ये देखते हैं। एक दिन जब चार्ली लेट घर जा रहा होता है अपने काम से, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेने के लिए जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर वहाँ घूमते हुए वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ग्रोइंग ट्री की तरह है, क्योंकि नए कॉरिडोर्स ऐड हो रहे हैं, स्टेयरकेसेस ऐड हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो ही जा रहा है। तो फिर वो एकदम लॉस्ट हो जाता है। तो वो चलता जाता है और एक साइलेंट हॉलवे आ जाता है, जहाँ पे उसे सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, इतना साइलेंस होती है वहाँ पे। तो फिर एकदम वो शार्प एक लेफ्ट टर्न लेता है और फिर स्टेयर्स से उतरने लग जाता है। तो एकदम से उसको कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है, और वहाँ पे सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती हैं और फ्लिकर कर रही होती हैं वो लाइट्स। क्योंकि वो ध्यान देता है कि वो जो लाइट आ रही है वो ओपन गैस लाइट्स होती हैं, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं, जो पुराने ज़माने जैसी थी। और जो फ्लोरिंग है वो भी ब्रास की है, और जो लोग उसको दिखने लगते हैं वो भी 1890s के फैशन और पुराने फैशन के होते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने के वो लोग नहीं लग रहे होते उसको, क्योंकि उन्होंने डर्बी हैट्स पहनी होती हैं, उनके पास गोल्ड पॉकेट वॉचेस होती हैं, और मुस्टेचेस भी उनके अलग स्टाइल की होती हैं। तो उसको थोड़ा स्ट्रेन सा लगता है। अब चार्ली जो है वो रियलाइज़ करता है कि वो 1894 में पहुंच चुका है, मतलब उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। इसके ये 3 एविडेंसेस थे कि उसको अब ये पता चल चुका है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन बूथ तो जो था वो वुड का बना हुआ था, और बहुत ही ओल्ड लुकिंग अपीयरेंस थी उसकी। फिर न्यूज़पेपर, उसको एक न्यूज़पेपर की कॉपी मिलती है, और वो न्यूज़पेपर होता है द वर्ल्ड का। अब उसको याद आता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो है काफ़ी सालों से पब्लिश होना बंद हो चुका है। और जब वो उस न्यूज़पेपर को खोल के देखता है तो वो डेटेड होता है 11 जून 1894 का। अब वो सोचता है कि वो 2 टिकट ले लेगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, अपने और अपनी वाइफ के लिए। और जैसे ही वो टिकट काउंटर पे जाता है तो वो उसको समझ आता है कि उसके पास जो पैसे हैं वो मॉडर्न मनी है, और उस टाइम की मनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। तो जो चार्ली रियलाइज़ करता है कि कहीं उसे पुलिस के पास ना ले जाया जाए, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब एंट्री होती है स्टोरी में चार्ली के फ्रेंड सैम की। सैम वाइनर एक साइकेट्रिस्ट होता है। तो चार्ली अपना जो ये एक्सपीरियंस था थर्ड लेवल देखने का, वो उसके साथ शेयर करता है। तो सैम उसको क्या जवाब देता है? सैम बोल देता है कि जो तूने ये थर्ड लेवल देखा है वो एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट थी। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट थी, क्योंकि आजकल जिस परेशानी में चार्ली रह रहा था, इनसिक्योरिटीज़ में, फेयर में, उसमें ऐसा अक्सर हो जाता है कि लोग जो हैं वो एस्केप करना चाहते हैं और एक बेटर ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो बोल देता है कि तू एक ड्रीम देख रहा था, या तू एस्केप करने का एक वे था ये तेरा सिर्फ। जैसे कि तेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की एक्टिविटी, स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी है, वो भी एक वे है ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट। और इसी तरह ये थर्ड लेवल भी तेरा एक टेम्पररी रिफ्यूज था रियलिटी से भागने के लिए। जब चार्ली अपनी वाइफ लुइसा को अपना बताता है तो लुइसा भी वरिड हो जाती है। फिर क्या होता है कि बहुत दिन बीत जाते हैं और सैम जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। तो चार्ली जो है वो एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन के लेटर्स को देख रहा होता है। अपने ग्रैंडफादर के लेटर्स भी थे उसमें स्टैम्प कलेक्शन में, उसमें बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो पहले दिन अपने ही आप को ही
अपने आप को ही एक लेटर लिखते हैं। लेटर तो ब्लैंक होता है पर लेटर भेजते हैं अपने आप को ही, तो वो फर्स्ट डे कवर के माना जाता है। तो जब चार्ली अपने लेटर्स को देख रहा होता है तो उसको एक लेटर दिखता है जो कि उसने पहले तो कभी नहीं देखा होता इतने टाइम से, और वो लेटर जो होता है वो सैम की तरफ से आया होता है, और उस पर डेट होती है 18 जुलाई 1894। मतलब सैम जो है वो टाइम ट्रेवल कर चुका होता है। सैम को 3rd लेवल मिल चुका होता है और वो गेल्सबर्ग में रह रहा होता है, एक पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, और वो अब क्या बन चुका होता है, एक हे और ग्रेन का मर्चेंट बन चुका होता है। और वो अपने लेटर में लिखता है कि 3rd लेवल रियल है और वो वर्थ इट है, इसलिए चार्ली और लुइसा को वो अर्ज करता है कि तुम भी इसे ढूंढते रहो। अब कंक्लूजन क्या देखा जा सकता है इस स्टोरी का? ये कंक्लूजन पहले तो एस्केपिज्म की बात कर रहा है कि 3rd लेवल या तो वो सच में एक हेलुसिनेशन थी जो कि सैम और चार्ली को भी हुई थी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो अभी अपनी इस दुख भरी जिंदगी से एस्केप करना चाहते थे। और इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टाइम, ये तीन थीम्स पे बेस्ड है: एस्केपिज्म, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम और आयरनी। इंटरसेक्शन ऑफ टाइम मतलब ये हमारे को कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं एक मॉडर्न वर्ल्ड का। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एकदम फियर से, दुख से भरा हुआ है, वॉर्स हो चुकी हैं, दो वॉर्स हो चुकी हैं। और जो गेल्सबर्ग है पुराना, वो पीसफुल है, जहाँ पे किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और फिर दिखाता है ये अगली थीम है आयरनी। जो साइकेट्रिस्ट जो चार्ली को बता रहा होता है कि तू ही वॉकिंग ड्रीम देख रहा है, तू एस्केप करना चाहता है, वही चार्ली सबसे पहले एस्केप करके एक पीसफुल टाउन में रह रहा होता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द टाइगर किंग। सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक इज द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि। सो ये स्टोरी है अबाउट कैसे जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, और ये ह्यूमरसली बात करता है फेट के बारे में, और कैसे जो ज़्यादा एरोगेंस होती है या ज़्यादा प्राइड होता है वो डाउनफॉल की तरफ लीड करता है। द प्रोटैगनिस्ट हमारी स्टोरी का है प्रतिबंधपुरम के महाराज जिलानी जंग जंग बहादुर। तो होता क्या है कि जब ये महाराज पैदा होते हैं तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने एक भविष्यवाणी की होती है कि ये जो है वो आर ऑफ द बुल में पैदा हुए हैं, इसलिए ये किल्ड किए जाएंगे बाय अ टाइगर, ही विल डाई ड्यू टू अ टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि जो महाराज हैं वो 99 टाइगर्स को तो आराम से मार लेंगे, बट वो मारे जाएंगे बाय अ 100th टाइगर। फिर क्या होता है कि जो महाराज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राइड हो जाता है अपने ऊपर, और फिर उनको ये जिद आ जाती है कि वो जो इस भविष्यवाणी है इसको गलत प्रूव करके दिखाएंगे। तो महाराज जो हैं वो अपने अपने जो उनका एरिया है उसके सारे टाइगर्स हंटिंग को बैन कर देते हैं, और बोल देते हैं कि टाइगर हंटिंग सिर्फ वो खुद करेंगे। तो अपने वो जो यूथ है वो अपने हंटिंग में बिता देते हैं, और जैसे जैसे टाइगर की पॉपुलेशन जो होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मार दिए होते हैं। करीब 70 टाइगर्स उन्होंने अपने देश के मार दिए होते हैं। अब जब शेरों की पॉपुलेशन एकदम कम हो जाती है तो जो टाइगर किंग है, ये महाराज हैं, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। अब जब टाइगर्स जो उनके किंगडम के खत्म हो चुके हैं तो दीवान को एक प्लान सजेस्ट करता है। दीवान जो है वो प्लान सजेस्ट करता है कि जो महाराज हैं वो ऐसी प्रिंसेस को लाएंगे मैरी करके जहाँ जिस स्टेट की हाई टाइगर की पॉपुलेशन होगी। सो वह वैसा ही करते हैं, उनकी शादी करा दी जाती है, और जब भी वो अपने ससुराल जाते हैं, मतलब फादर इन लॉ के घर जाते हैं, तो वो 5 या 6 टाइगर्स हर बार मारते हैं, किल करते हैं उनको। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब 99 टाइगर्स कंप्लीट हो गए हैं तो उनको सिर्फ एक टाइगर चाहिए जिसकी वार्निंग थी, तो 100 टाइगर, अब सिर्फ 100 टाइगर बचा होता है। अब महाराज जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही टाइगर बचा है और वो टाइगर मिल नहीं रहा होता है। दो दीवान अपनी जॉब को फेयर करता है, तो वो लोकेट करता है एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और टेम डोमेस्टिक सा टाइगर होता है, काफ़ी ओल्ड होता है। पीपल पार्क में उसको मिलता है मद्रास के, तो वो इसलिए वो रात को सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट करता है उस टाइगर को अपनी कार में, और फिर वहाँ से उस फॉरेस्ट में ले जाता है जहाँ महाराज होते हैं। तो महाराज जो है वो टाइगर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और शॉट फायर करते हैं, और टाइगर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। अब महाराज को लगता है कि उन्होंने 100th टाइगर को मार दिया,
जिससे कि उन पे जो उनकी जो फेट में लिखा था वो उन्होंने रिवर्ट कर दिया है, अब वो नहीं होगा, हरा दिया उन्होंने अपनी फेट को ही। तो अब वो बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड प्रोसेशन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा एक अच्छे इवेंट की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब होता क्या है असली में कि जो महाराज की बुलेट होती है उसने वो मिक्स हो गई होती है, और जो टाइगर होता है वो फेंट हो गया होता है उस आवाज़, तेज़ आवाज़ से फेंट हुआ होता है, इसलिए वो जो टाइगर है वो तो मरा ही नहीं होता। और जो अटेंडेंट्स होते हैं जैसे दीवान या बाकी जो अटेंडेंट्स होते हैं, बाकी विलेजर्स होते हैं, वो किंग के रिएक्शन से डर जाते हैं, डर जाएंगे कि अगर किंग को पता चल गया तो क्या होगा, इसलिए वो सीक्रेटली खुद ही टाइगर को मार देते हैं। दे किल द टाइगर देमसेल्व्स। अब महाराज को तो इस बारे में पता नहीं होता, तो वो सेलिब्रेट करना चाहता है और उसके सन का 3rd बर्थडे आ गया होता है, तो वो सोचता है कि एक वुडन टॉय ले जाता है वो टाइगर के लिए। अब जो वो टॉय होता है वो बहुत ही किसी अनस्किल्ड लोगों ने बनाया होता है, और वो बहुत चीप और पुअरली मेड टॉय था। और जब वो खेल रहा था अपने बेटे के साथ उस टाइगर के टॉय के साथ, तो एक वुडन का स्प्लिंटर उसकी उंगली में, उसके राइट हैंड की उंगली में चला जाता है, तो वुंड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और वो सेप्टिक बन जाता है। इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि 3 सर्जन्स बुलाए जाते हैं मद्रास से ऑपरेशन करने के लिए, बट वो स्प्लिंटर तो निकाल देते हैं, पर वो टाइगर किंग को मतलब महाराज को वो बचा नहीं पाते हैं। तो द फाइनल आयरनिक क्लोजिंग लाइन स्टेट्स, thus the 100th tiger took its final revenge upon the tiger king। जो 100th टाइगर था, चाहे वो टाइगर जो था वो टॉय ही क्यों ना हो, उसने भी अपना फाइनल रिवेंज जो टाइगर किंग की फेट में लिखा था वो करके ही छोड़ा। मतलब टाइगर किंग जो था वो फाइनली किल हो गया बाय अ टाइगर, इवन इफ इट वॉज अ टॉय। Let's start with chapter 3, Journey to the End of Earth, written by Tishani Doshi। The chapter Journey to the End of Earth by Tishani Doshi एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके रियल लाइफ एक्सपेडिशन का एक ट्रैवलॉग या ऐसे है। इसमें वो अर्जेंट कॉल देती हैं फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्शन। इस चैप्टर में जो ऑथर तिशानी दोशी हैं, ये ज्वाइन करती हैं एक एक्सपेडिशन जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये जो प्रोग्राम है ये लेड किया जाता है बाय जॉफ ग्रीन, और इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये टीनेजर्स को टारगेट करता है, और इसका लॉजिक सिंपल है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, इसलिए उन्हें फर्स्ट हैंड अवेयरनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की नॉलेज दी जाए। ऑथर अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं मद्रास चेन्नई से टू अंटार्कटिका। इसमें वो क्रॉस करती हैं 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और एक इक्वल नंबर ऑफ एक्वास्फीयर्स को। मतलब बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा होता है उनके मद्रास से जहाँ गर्मी पड़ती है टू अंटार्कटिका, जहाँ पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब वो पहुंच जाती हैं जब, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का लैंडस्केप देख के ही वो बोलती हैं जर्नी हुई है ये बिल्कुल टू द एंड ऑफ अर्थ। अब ऑथर कहती हैं कि ये जगह विजुअली अट्रैक्टिव होने के साथ साथ कुछ साइंटिफिक रिविलेशंस भी देती है, जैसे कि गोंडवाना, जो कि 650 मिलियन ईयर्स पहले एक मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जो वार्म था और डाइवर्स लाइफ को भी सपोर्ट करता था। गोंडवाना ब्रेकअप हुआ, इंडिया लैंडमास एशिया से कोलाइड कर गया, और इसी से ही हिमालयास जो हैं वो क्रिएट हुए। फिर क्या देती हैं वो, अंटार्कटिका जो है आइसोलेट हो गया और हमें पास्ट का ग्लिम्स देता है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए थे इस तरीके से। फॉसिल फ्यूल का भी एविडेंस मिलता है। दोशी हाईलाइट्स द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांक्टन, large sea life proving that Antarctica was once warm and bustling with diverse ecosystem। बोलती हैं कि जो अंटार्कटिका है वो हमेशा से ऐसा ही नहीं था, पहले वो भी वार्म हुआ करता था और डाइवर्स इकोसिस्टम से भरा हुआ करता था। इसके बाद दोशी जी बोलती हैं कि जो ह्यूमन का अराइवल है अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे कि 12,000 ईयर्स जो हुए हैं वो 650 मिलियन ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। स्टिल ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा क्योस मचा रखा है अपने एनवायरनमेंट पे, जैसे कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हुआ है।
ह्यूमंस ने जो है डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दी है, रिसोर्सेज डिप्लीशन कर दिया है, पोल्यूशन करा है, क्लाइमेट चेंज करा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सीरियस कंडीशंस भी हो गई हैं, जैसे कि एंटार्क्टिक आइस कैप जो है वो मेल्ट कर रहा है और वैसे एंटार्क्टिक आइस शीट जो है वो कभी भी टूट सकती है, और यही डायरेक्ट विजुअल एविडेंसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी सीरियस कंडीशन के। एक पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट तब आता है जब ऑथर और जो स्टूडेंट्स हैं वो आइस शेल्फ पे वॉक करते हैं, और इसको वो वॉकिंग ऑन ओशन बोलते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लाइमेट चेंज को एक रियल फेस्ड फेयर बताता है। जो ये चैप्टर है वो एंड होता है स्टूडेंट्स ऑन आइस की एक सक्सेसफुल होप पे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ही फर्स्ट हैंड कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस देखेंगे तो भी उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज होएगी, उनको रियलाइजेशन होगा कि अंटार्कटिका सेफ नहीं है, हम ह्यूमंस को चेंज होना पड़ेगा, हमारी फ्यूचर डिसीजंस एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में ही लेनी पड़ेंगी। और ये सिंपल ऐसे जो था वो एक अर्जेंट कॉल ऑफ एक्शन के लिए की तरह है। तो दोस्तों चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। अब इस स्टोरी में बेसिकली होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और जापान और अमेरिका दुश्मन है। अब होता क्या है कि जो जापानीज डॉक्टर है उसके घर के सामने आके एक जख्मी अमेरिकन सोल्जर पड़ा मिलता है। तो देखते हैं कि डॉक्टर ने आगे क्या किया। पहले स्टोरी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक फेमस जापानीज सर्जन है और साइंटिस्ट है, जो जिसका घर एक सी के कोस्ट पे है। उसने ट्रेनिंग तो अमेरिका में की थी, बट वो बहुत ज़्यादा लॉयल है अपनी कंट्री जापान के लिए। देन वी हैव हाना। हाना है सदाओ की वाइफ। वो भी उसे अमेरिका में ही मिली थी, बट उनकी मैरिज तो हुई थी वो जापानीज वे में हुई थी। थर्ड इज द जनरल। जनरल पावरफुल जापानीज मिलिट्री लीडर है जो सदाओ को ही प्रेफर करता है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। देन वी हैव कि सोल्जर कब आके उसके बीच पे मिला था। एक मिस्टी नाइट थी, सडाओ और हाना को एक मैन ओशन से आता हुआ दिखा और वो डिस्कवर करते हैं कि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, POW है, और वो अमेरिकन सेलर है जिसका नाम है टॉम। वो बहुत ही बुरी तरह वुंडेड था और उसमें एक गन शॉट का निशान था और वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा था, वो जो वुंड था। अब क्या होता है कि सडाओ और हाना जो होते हैं वो एक डायलेमा में फंस जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं, क्योंकि एज जापानीज सिटीजन्स उनको उस प्रिजनर ऑफ वॉर को पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए या फिर वहीं मरने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हेल्प करेंगे वो तो वो एनिमी कहलाएंगे। लेकिन एज ह्यूमंस या डॉक्टर्स सडाओ को प्रोफेशनली एक डाइंग मैन को ट्रीट ही करना चाहिए। तो यहाँ पे वो फंस जाते हैं, ड्यूटी एज अ सिटीजन निभाएं या ड्यूटी एज अ डॉक्टर निभाएं। सडाओ और हाना जो है उस सोल्जर को अपने घर के अंदर ले आते हैं, पर घर के जो नौकर होते हैं वो इसके सख्त खिलाफ होते हैं। जैसे यूमी जो नैनी है वो वाइट मैन को साफ करने, उसके वुंड साफ करने के सख्त मना कर देती है, और गार्डनर और कुक जो होते हैं, गार्डनर एंड कुक, वो मना कर देते हैं। वो वार्न करते हैं अपने मालिक को कि अगर दुश्मन की मदद करोगे तो किस्मत उनसे बदला लेगी। मतलब वो एक कॉमन पेट्रियोटिक व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो एंग्री होते हैं और टेरिफाइड होते हैं। इवेंचुअली सर्वेंट्स क्या करते हैं, वो घर को छोड़ देते हैं प्रोटेस्ट के तौर पे। अब सडाओ जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है उस अमेरिकन सोल्जर का, और हाना जो है वो अभी उसकी हेल्प करती है, जैसे एनेस्थीसिया देती है। और जैसे सडाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्किल्ड सर्जन होता है, वो आराम से किडनी के नियर उसकी बुलेट आके लगी होती है तो उस किडनी से बुलेट को भी निकाल लेता है, और वो ऑपरेशन करते हुए पेशेंट को माय फ्रेंड भी बोलता है, डिस्पाइट वो उसका एनिमी था। ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, और फिर सडाओ जो है कुछ दिन बीत जाते हैं तो सडाओ जो है ये ओल्ड जनरल को अपनी बात बता देता है कि उसके पास एक अमेरिकन आया था, ऐसे ऐसे वो कहानी सुना देता है उसको। तो जनरल जो होता है वो उसे सडाओ को अरेस्ट नहीं करता, सडाओ को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि उसको पता था, वो सेल्फिश था, उसे पता था कि उसको भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है सर्जरी की, और वो सिर्फ और सिर्फ सडाओ की स्किल्स की वजह से सडाओ पे विश्वास करता था। तो फिर सडाओ जो है वो जनरल जो है वो
एक प्लान सजेस्ट करता है कि वो अपने प्राइवेट असैसियंस भेजेगा सडाओ के हाउस में रात को, और वो अमेरिकन को किल कर देंगे और उसकी बॉडी को भी ले जाएंगे आराम से। अब क्या होता है, सडाओ मान जाता है। 3 रातों के लिए सडाओ जो है स्ट्रेस में वेट करता रहता है कि असैसियंस आएंगे, पर वो नहीं आते हैं क्योंकि जनरल जो है वो भूल चुका होता है, अपनी बीमारी के चक्कर में ही वो भूल चुका होता है इस सब के बारे में। अब काफी दिन बीत जाते हैं और सडाओ जो है वो रियलाइज करता है कि वो इस आदमी को हमेशा तो रख नहीं सकता है ना, तो वो उसको एस्केप करने के लिए हेल्प करता है। वो उसको एक बोट देता है, बॉटल्ड वाटर, खाना देता है, फ्लैश लाइट्स देता है, तो और फिर उसको वो एक आइलैंड पे भेज देता है बोट देके, जहाँ से वो कोरियन फिशिंग बोट में बैठकर आराम से निकल जाएगा अपने देश के लिए। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और अब सोल्जर तो जा चुका होता है ना, तो जनरल से जब सडाओ की दोबारा मुलाकात होती है तो सडाओ झूठ बोल देता है कि जो दुश्मन था वो एस्केप कर गया है। जनरल रियलाइज करता है कि हाँ उसकी भी गलती थी क्योंकि उसने असैसियंस नहीं भेजे थे, इसलिए वो इस बात को यहीं दबा देता है। और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जो ह्यूमैनिटी है वो ट्रांसेंड करती है सारे बॉर्डर्स को। वॉर बॉर्डर्स क्रिएट करती है, पर एक डॉक्टर का दिल, एक इंसान की एम्पैथी उन सब बॉर्डर्स को तोड़ देती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुजन हिल। ये कहानी बहुत टची और डीप प्ले है। ये स्टोरी है एक 14 साल के लड़के जिसका नाम है डैरी, जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ है, और एक बुजुर्ग मिस्टर लैम्ब जिनकी एक टांग आर्टिफिशियल है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गार्डन में। डैरी जो एक दिन 14 साल का लड़का है, डैरी जो है दीवार फांद के मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हाउस जो है वह एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसको दिखाई देते हैं मिस्टर लैम्ब वहां बैठे हुए। डैरी तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, उसको एकदम वहां से जाने का मन होता है क्योंकि वो पीपल के रिएक्शंस के, अपने फेस के प्रति जो रिएक्शंस आते थे उससे एकदम डरा हुआ होता है। अब डैरी और मिस्टर लैम्ब का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। डैरी जो था उसका एक साइड का चेहरा एसिड से जला हुआ था। वो लोगों से नफरत करता था क्योंकि उसको लगता था लोग या तो उससे डरते हैं या तो उसके ऊपर तरस खाते हैं, इसलिए वो सोशली आइसोलेटेड रहना चाहता था। ही थिंक्स द वर्ल्ड हेट्स हिम। बट दूसरी साइड थे मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब की एक टांग तिनकी थी क्योंकि वॉर में उनको इंजरी हुई थी। चिल्ड्रन जो उसको कई बार लैमी लैम भी बोलते थे चिढ़ाने के लिए, बट ही डजंट माइंड। वो कभी भी बुरा नहीं मानते थे इस बात का। मिस्टर लैम जो है डैरी के नेगेटिव पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ फेमस मेटाफर्स को यूज करते हैं, जैसे कि वीड्स वर्सेस फ्लावर। वो डैरी को बताते हैं कि जैसे ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम वीड बोल दे रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लांट को ही हम फ्लावर बोल दे रहे हैं। हम इट्स ऑल लाइफ एंड इट्स ऑल द सेम। ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का चेंज है। वो बीज का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो साउंड बीज की बजिंग है वो डैरी को अनोइंग लग रही है, पर मिस्टर लैम्ब को वो एक मेलोडियस सॉन्ग की तरह लग रही है। फिर वो बताते हैं एक मैन इन द रूम की कहानी। वो उसको एक स्टोरी बताते हैं एक मैन की जिसको बहुत डर लगता था मरने से। वो इसलिए बस में नहीं जाता था, जर्म से डर लगता था उसे, बनाना स्किन से डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। पर अंत में एक पिक्चर उनके सिर पर गिरी और वो मर गए। तो इसका मैसेज ये मिलता है कि यू कांट स्टॉप लिविंग जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द रिस्क। डैरी जो है वो रियलाइज करता है कि मिस्टर लैम्ब ने उसे कभी बेचारा नहीं कहा। मिस्टर लैम्ब उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें हैं, 2 कान हैं, है ना, तुम भी वो सब कर सकते हो जो बाकी लोग करते हैं, शायद उनसे भी बेहतर कर सकते हो। इससे डैरी का नजरिया बदल जाता है और वो अपने घर जाता है और अपनी माँ की ओवर प्रोटेक्टिवनेस को ठुकराकर वापस उस गार्डन की तरफ भागता है मिस्टर लैम्ब के पास। उसको पहली बार ऐसा हुआ था कि उसको किसी की कंपनी पसंद आई थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है और वो उस गार्डन में पहुंचता है और वो चिल्लाता है कि सी आई हैव कम बैक, कि मैं वापस आ गया हूँ, पर गार्डन में सन्नाटा था। मिस्टर लैम्ब जो है वो सीढ़ी से पे चढ़कर एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो तभी वहां से गिर गए थे।
और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो ही पास्ट अवे। डैरी जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो वहाँ उनके पास बैठकर रोता है। अब मिस्टर लैम्ब जो थे वो मर चुके थे, पर उन्होंने जाते जाते डैरी के दिमाग की बिटरनेस को हमेशा के लिए मिटा दिया था, उसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया था। अब डैरी एक नया इंसान था जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था और पूरा उसके पास करेज था। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6, मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। इसमें 2 स्टोरीज हैं, जिटकला सास की और बामा की। जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है ये यूनिक सी स्टोरी है, क्योंकि ये दो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स को जोड़ती है, 2 अलग अलग कल्चर्स के। और लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि दोनों की दोनों जो स्टोरी है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की कहानियां हैं एंड स्ट्रगल की कहानी है अगेंस्ट द ऑपरेशन। पहले आता है पार्ट 1, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ये स्टोरी है जिटकला सा की। जिटकला सा जो थी वो एक नेटिव अमेरिकन गर्ल थी जो बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वो जो स्कूल है वो वाइट अमेरिकन चलाते हैं। अब वो जो वाइट अमेरिकन है वो उन्हें सिविलाइज करना चाहते हैं और उनके कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन। अब जिटकला का को डाइनिंग हॉल के रूल्स समझ नहीं आ रहे थे, जैसे बेल बजने पर खड़े होना है, बैठना है, ऐसे कुछ रूल्स थे, उनको समझ नहीं आ रहे थे। वो खुद को ऐसा उसको फील हो रहा था कि वो एक एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर है, वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी। अब उसकी फ्रेंड जो है जुडेविन, उसकी फ्रेंड का नाम है जुडेविन, वो उसको वार्न करती है, वो उसको समझाती है कि उसके बाल यहाँ पे काटे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग हेयर्स नहीं रखे जाते। लेकिन जिटकला सा के कल्चर में लंबे बाल ब्रेवरी की निशानी होते हैं और छोटे बाल कोवार्ड्स की निशानी होती है, रेजिस्टेंस। अब उसको ये सब नहीं समझ आ रहा होता है, नहीं अच्छा लग रहा होता है, तो वो हाइड कर जाती है एक डार्क रूम के अंडर द बेड। क्लाइमेक्स क्या बोल रहा है कि अब उसे ढूंढ लिया जाता है और उसको चेयर से बांध दिया जाता है। जब सीजर से उसके बाल कटते हैं तो उसे लगता है जैसे उसकी कोई आइडेंटिटी छीन रहा है, उसकी कोई स्पिरिट छीन रहा है। वो बहुत रोती है, पर यहाँ पे उसे कंसोल करने वाला कोई नहीं होता। एंड शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज वन ऑफ द मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट 2, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये स्टोरी लिखी है बामा ने। बामा एक तमिल दलित गर्ल है। स्टोरी दिखाती है कि कैसे एक बच्चे की मासूमियत तब खत्म हो जाती है जब उसको कास्ट सिस्टम का पता चलता है, क्रूअल कास्ट सिस्टम का पता चलता है। अब वो एक दिन वैसे ही होम की तरफ वॉक कर रही होती है, 10 मिनट की वॉक, क्योंकि बामा को स्कूल से घर जाना होता है। लेकिन उसको 10 मिनट की जगह 30 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो रास्ते में शॉप्स, कुछ गेम्स, कुछ ऐसा देखने में खो जाती है। लोकल शॉप्स का मंकी मैन को या स्ट्रीट परफॉर्मेंस होते हैं उनको देखने में वो खो जाती है। अब एक स्ट्रेंज इंसिडेंट होता है। वो देखती है कि उसकी कम्युनिटी का एक एल्डर बुजुर्ग बड़े अजीब तरीके से एक पैकेट पकड़कर जमींदार के पास जा रहा था। वो उस पैकेट को एक धागे स्ट्रिंग से पकड़ के हुए उसके हाथ को टच ना करते हुए उसको वो पैकेट पकड़ाता है। उसको ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है और थोड़ी सी फनी भी लगती है, और वो इसके बारे में हंसती है। लेकिन हार्श रियलिटी का तब पता चलता है जब वो ये कहानी अपने बड़े भाई अनन को बताती है, और वो एक्सप्लेन करता है कि वो कोई मजाक नहीं था, वो हंसने की बात नहीं थी, वो अनटचेबिलिटी थी। अब ये जो लैंडलॉर्ड था वो बिलीव करता है कि फूड अगर उसने छुआ, दलित ने छुआ, तो वो पोल्यूटेड हो जाएगा, वो प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए वो उसको एक धागे से दे रहा था वो उस पैकेट को। अब ये सुन के बामा को बहुत गुस्सा आता है। अनन उसे कहता है कि अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें एजुकेशन के जरिए ही वो रिस्पेक्ट मिल सकती है। अब इस वजह से बामा को समझ आता है और बामा जो है खूब मेहनत करती है और अपनी क्लास में भी टॉप करती है, ताकि उसकी लोग रिस्पेक्ट करें और इन बेकार के सिस्टम्स के चक्कर में ना पड़े।
दोस्तों हमें ये चैप्टर बताता है कि ऑपरेशन जो है, अत्याचार जो है, वो दुनिया के हर कोने में है, चाहे कोई और कंट्री हो, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई हमें लड़नी होगी एक साथ मिलकर। इसी के साथ हमारी पूरी विस्तास बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।